सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन पिटिशंस पर समाअत थी और हैरान कुन यह है कि जस्टिस जाहिया खान आफरीदी साहब ने बजाय इसके कि जो इलेक्शन पिटिशंस हैं वो किसी आज़ाद जज के बेंच के सामने लगाते, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के सामने लगाते, मुनीब अख्तर साहब के सामने लगाते, अतर मिनल्ला साहब के सामने लगाते, मलिक शहजाद अहमद खान साहब के सामने लगाते, या किसी भी या अकील अब्बासी साहब के सामने लगाते, आयशा मलिक साहबा के सामने लगाते, यानी बजाय इसके कि किसी आज़ाद जज के बेंच के सामने लगाते, उन्होंने ये इलेक्शन पिटिशंस लगा दी जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के सामने। लेकिन खैर उसमें नईम अख्तर अफगान साहब और मियां गुल हसन और निज़ाम साहब ये दो वो जजेस हैं जिनके हवाले से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो इंडिपेंडेंटली कोई ऑब्जर्वेशन देंगे, फैसला देंगे। लेकिन मसला यहाँ पे एक साथ ये भी बन जाता है कि नईम अख्तर अफगान साहब उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने रिकाउंट के नाम पे पीटीआई से सीटें छीनी थी और जिस फैसले के नतीजे में सरबलान खान साहब की सीट भी गई थी। ये एमपीए मुंतखब हुए, पीटीआई की सपोर्ट से इमरान खान के टिकट पे एमपीए मुंतखब हुए, ये एमपीए बन गए और 8 माह तक ये एमपीए रहे। पहले तकरीबन 3 माह 5 माह दोबारा, क्योंकि दरमियान में जब रिकाउंट के नाम पे इनको हरा दिया गया था तो इनको डी सीट कर दिया गया, तो फिर स्टे मिला था जस्टिस अकील अब्बासी साहब की तरफ से जब वो चीफ जस्टिस है सिंध हाई कोर्ट के। लेकिन जब अकील अब्बासी साहब सुप्रीम कोर्ट आ गए तो फिर मोहतरम शफी सिद्दीकी साहब बन गए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और शफी सिद्दीकी साहब 26 तरमीम के बाद उनको सेलेक्ट करके लाया गया सुप्रीम कोर्ट में। उन्होंने वो मामला जो है इनका मुस्तरद की दरख्वास्त और फिर इनकी सीट चली गई। पूरी बात पूछते हैं इनसे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने वोट, और इनके आज जो वकील थे उस पर भी मैं एक बात करूं कि देखें आज इनके जो वकील थे उनका भी इनसे पूछेंगे। जो मुखालिफ वकील थे वो थे मोहतरम रज़ा रब्बानी साहब। रज़ा रब्बानी साहब आज बुरी तरह बेनकाब हुए, जो बड़े इनकलाबी बनते हैं। वो आज उनको भी पता है कि रिकाउंट के नाम पे इनका हक मारा गया, छीना गया। लिबरल पीपल्स पार्टी के जो जिनको जितवाया गया फॉर्म 47 पे उनके वकील बनकर आए और वो रज़ा रब्बानी साहब जो बड़ी प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं, बड़े इनकलाबी बनते हैं, बड़े नज़रियाती बनते हैं, बदकिस्मती से आज वो इतने बुरी तरीके से बेनकाब हुए। एक बार फिर, पहले भी खैर हमें तो पहले ही पता है, मैंने तो कभी उनकी प्रेस रिलीज़ का जिक्र तक नहीं किया, मैं कभी नहीं जिक्र करता क्योंकि मैं उनको अच्छी तरह से जानता हूँ। लेकिन आज वो रज़ा रब्बानी साहब कह रहे थे अमीनुद्दीन खान साहब को कि ये केस आईनी बेंच में ले जाएं। आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब एक तरफ वो प्रेस रिलीज़ जारी करते हैं कि 26 आईनी तरमीम के बाद ये हो गया, फलां हो गया, फलां। दूसरी तरफ जो रेगुलर बेंच के सामने केस है, बजाय इसके कि वो कोशिश करते हैं कि किसी पहली बात तो यह है कि वो क्यों कोशिश करेंगे, वो तो हैं ही फॉर्म 47 वाले के वकील, लेकिन साथ ही वो आईनी बेंच को वो कह रहे हैं कि आईनी बेंच के सामने ये मामला भेजें। सरबलान साहब सारा बैकग्राउंड बताएं, आपका हल्का कौन सा है और इसका बैकग्राउंड क्या है, सारी तफसीलात बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलक सर बुलंद खान है और मैं PS 112 PS 112 बल्दिया केमाड़ी से MPA मुंतखब हुआ 8 फरवरी को और मैंने 16,287 वोट लिए। मेरे बाद जो हारने वाला कैंडिडेट तो उसके 10,000 और समथिंग वोट थे। मुझे फॉर्म 47 भी मिला, 48 भी मिला, 49 भी मिला और गेजेटेड लेटर भी मिला। उसके 3 माह बाद इलेक्शन कमीशन के पास एक अपील आई थी और उस अपील में मुख्तलिफ़ चीज़ें कही गई थी कि मैं जी हूँ वो, फिर उसमें अमेंड करके दूसरी पिटीशन डाली गई और उसमें कहा गया कि चूँकि मेरे वोट ये थे और वो थे और उन्होंने मुखालिफ था, उन्होंने कहा हारने वाला था उस पीपल्स पार्टी का, तो उन्होंने ये कहा कि जी इन्होंने बदमाशी की और ये हमें पोलिंग स्टेशन से बाहर निकाला और धांधली की। जबकि आपको पता है कि PTI के कैंडिडेट के साथ क्या हो रहा था, PTI के वर्कर के साथ क्या हो रहा था। पूरा इलेक्शन बिल्कुल शफाफ हुआ, किसी किस्म की कोई धांधली की कहीं से कोई रिपोर्ट ही नहीं आई। उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने 1 अप्रैल को एक ऑर्डर पास किया और 4 अप्रैल तक उस ऑर्डर को छुपा के रखा, जबकि यहाँ पर एप्लीकेशन जो दी गई थी जिस क्लास के हवाले से दी गई थी, ऑर्डर भी उसके बरखिलाफ आया। और 1 अप्रैल को जब इलेक्शन कमीशन 2024 को जब यहाँ से ऑर्डर सिंध इलेक्शन कमीशन के पास गया तो उन्होंने हमें नहीं बताया और यहाँ भी हमारे वकील आते रहे, यहाँ भी नहीं बताया गया कि आपका ऑर्डर हो गया और आपके खिलाफ ऑर्डर हो गया रिकाउंट। यहाँ भी हमारे वकील सुहेल अवान साहब आए लेकिन उनको भी नहीं बताया गया, बार बार आए। उसके बाद जब 4 तारीख को दोपहर सुबह 10-11 बजे मुझे कॉल आई कि आप आ जाएँ
हैं इलेक्शन कमीशन में आपका ऑर्डर आ गया है रिकाउंटिंग का। तो जब मैं वहाँ गया तो आरओ जो हमारा आरओ था, जिनसे इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट भी मांगी थी कि आप हमें बताएं कि ये इलेक्शन कमीशन में इनके जो एप्लीकेशन आई थी उस पर आपने क्या कार्रवाई की है। तो ये मैं थोड़ा सा नाज़रीन को बता दूं कि जो आपके आरओ थे जिन्होंने आपको फॉर्म 47 दिया था फॉर्म 45 के मुताबिक, उनसे रिपोर्ट मांगी गई थी और उन्होंने कहा था कि इलेक्शन बिल्कुल दुरुस्त हुआ है जी। लेकिन जब रिकाउंट होने लगी तो उस आरओ को तब्दील कर दिया जी। जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने कहा चूंकि इसके वोट बहुत ज़्यादा है तो हम रिकाउंट भी नहीं कर सकते थे क्योंकि उनको वोट ज़्यादा थे। दूसरा ये वाला मामला था कि फॉर्म 45 के हिसाब से इलेक्शन बिल्कुल ये जीता हुआ था। इलेक्शन में कहीं कोई धांधली की रिपोर्ट नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, किसी की शिकायत नहीं। सारे पोलिंग स्टेशंस के ऊपर सारे पोलिंग एजेंट्स के साइन भी मौजूद हैं। तो उसके बाद उस आरओ को 1 अप्रैल को तब्दील किया, रात के 4 अप्रैल को रात उनको तब्दील करके नए आरओ को, नवाज कलवर नाम था, उनको अंदरूनी सिंध से बुलाया गया और जो आरओ थे गुलाम नबी उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया सिर्फ उस एक रिकाउंटिंग के लिए। और जब वो रिकाउंटिंग हुई, चूँकि हमारे वोट बहुत ज़्यादा थे तो हमारे पार्टी ने यह फैसला किया कि हम रिकाउंटिंग में बैठेंगे, हमें डर किस बात का। लेकिन वहाँ गए तो 6,500 वोट जाली लाए गए जो फोल्ड ही नहीं हुए थे, बिल्कुल कड़क पेपर थे, कोई से फोल्ड नहीं था और उस पर पीछे स्टेम नहीं थी। 6,500 वोट इन्होंने रिजेक्ट किए और एक जाली कैंडिडेट को मुसल्लत किया गया हमारे हल्के के ऊपर। और जो जब रिकाउंट हुआ तो आपके 6,500 वोट मुस्तरद हो गए जी। और उनके कितने हुए? उनके 1,000 बढ़ के उसके 10,000 से 11,500 वोट हो गए। उनका 1,000 वोट भी बढ़ गया। हाँ। और आपका 6,500 भी रिजेक्ट हो गए। वाह, ये यही तो सारा की अदालतें ऐसे थे। और ये डेट भी इन्होंने 4 तारीख खान की अदालतें और निजाम, ये डेट भी इन्होंने ये मुंतखब की थी कि 4 अप्रैल को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी होती है और उस दिन सिंध हाई कोर्ट में छुट्टी होती है, इसलिए ये डेट उन्होंने चूज़ की ताकि हम ये किसी अदालत में नहीं जा सके। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग हम चीफ साहब के पास गए, अकील अब्बासी साहब ने हमें स्टे दिया और उसके बाद इस 3 महीने में मैंने CM का इलेक्शन भी कंटेस्ट किया, वोट डाला उसमें, और मैंने स्पीकर का भी, डिप्टी स्पीकर पर किया और प्रेसिडेंट का भी आसिफ अली, जो PTI के उम्मीदवार थे, आपने उनको वोट डाला बिल्कुल, चारों इलेक्शन के अंदर बिल्कुल लिया। और इस दौरान मुझे ऑफ़र भी की गई पार्टी बदलने के लिए, बहुत ज़ोर भी डाला गया हर किस्म के, और मुझे यहाँ तक कि वजारत की भी ऑफ़र की गई। मैं बावजू हूँ, मेरा अल्लाह गवाह है, मुझे हर किस्म के और धौंस धानली और जिसे कहते हैं कि धमकी जो भी था, इवन सारी चीज़ें उन्होंने करके देख ली। मैंने कहा आप मुझे जान से भी मार देंगे या मुझे वज़ीर-ए-आज़म की सीट भी देंगे तो मैं नहीं लूँगा, ये मेरा अल्लाह गवाह है और ये वहाँ के लोग भी गवाह होंगे जिन्होंने, जिसके ज़रिए से पैगाम आते रहे। लेकिन हमने सिर्फ इस कमिटमेंट पे थे कि हमारी कौम ने, अवाम ने इमरान खान का साथ दिया था, हम इमरान खान के नुमाइंदे थे, इमरान खान का एक अदना सा कारकुन था मैं, और मेरी ये कमिटमेंट थी कि मैं मर जाऊँगा गद्दारी नहीं करूँगा, ना पार्टी के साथ करूँगा, ना अपनी पार्टी के साथ, ना अपनी कौम के साथ। मैं खड़ा रहा, स्टे मुझे दिया गया, 8 महीने में असम्बली में रहा। उस 8 महीने में भी मुसलसल मुझे राब्ते और जोर डाला गया कि अगर आप पार्टी में आते हैं तो हम अपना केस विड्रॉ करते हैं। और मैंने कहा आप जो भी अदालत फैसला करेगी इंशाल्लाह हम फाइट करेंगे, आखिरी तक करेंगे, और हम इमरान खान के साथ इस पर किसी किस्म का हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। उसके बाद 9 सितंबर को शफी सिद्दीकी साहब ने मेरी जो स्टे था उसको डिसमिस किया। डिसमिस करने के बाद फिर हम मजबूरन सुप्रीम कोर्ट भी आए और हमने ट्रिब्यूनल में भी हमने अपना केस दायर किया, और हम अदालतों के चक्कर काट रहे थे पिछले 1 साल से। आज हमारा 8 अगस्त को हमारा केस लग गया। आज समात, आप मौजूद थे समात में, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये कहा कि ये चूँकि रज़ा रब्बानी साहब के, मैं एक बात करूँ कि हमारी पूरी कौम, जितने भी हमारे हल्के के लोग हैं, वो भी पूरी जो भी इस बात से आशना हो रहा है कि रज़ा रब्बानी जैसा वकील जो आइन और कानून की बात कर रहा है, जो सेनेट के चेयरमैन रहे और उसके लिए बड़ी अच्छे लोगों के तासुरात थे, लेकिन इस केस में उसका वकील बनना ये सवालिया निशान है उनकी नज़रिए के ऊपर, उनकी आइडियोलॉजी के ऊपर, कि वो ऐसे बंदे का वकील बन रहा है जिसको पता है कि ये जाली MP है, जिसको पता है कि ये फॉर्म 47 का है, जिसको पता है कि हारा हुआ है। और ये आइन और कानून के और जो इंसानी हुकूक की बुनियादी जो हुकूक होते हैं उसकी खिलाफ वर्जी है। ये अखलाकी तौर पे भी बहुत बुरी बात है कि आप ऐसे बंदे का वकील बन रहे हैं, लेकिन वो बन गए। और वह आज भी आपने देखा यहाँ पेश हुए और उन्होंने कहा कि मेरे वकील तैमूर असलम साहब थे, और उन्होंने बड़ा अच्छा फ़ाइट किया, बड़ा ज़बरदस्त, और उन्होंने बड़े अच्छे दलाइल दिए, और हमारी अदालत ने
मुअज़्ज़ज़ अदालत ने ये फ़ैसला किया कि हम 2 हफ़्ते बाद की हम डेट दे देते हैं और इसको हम मेरिट पे सुनते हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद अपने रब से है, अल्लाह से है कि एक अदालत ऊपर भी है, एक अवामी अदालत है, एक अल्लाह की अदालत है और एक ये अदालत है जो हमें यहाँ आकर हम इंसाफ के तलबगार हैं। हम कानून और आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम सिविल सुप्रीमेसी चाहते हैं, हम जो अवाम के मैंडेट है उसका तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं, हम इस सिस्टम पर अवाम का जो यकीन है हम वो चाहते हैं। ये ना हो कि अवाम बददिल हो जाए, वो जिसको वोट दे वो ना आए, कोई और आए, उससे फिर अवाम फिर जमहूरियत ख़त्म हो जाती है, फिर इसमें डिक्टेटरशिप बादशाहत आ जाती है, कानून की अमलदारी रहनी थी, इससे माशरा डिवाइड होता है, इससे कानून की अमलदारी ख़त्म हो जाती है और इससे वायलेंस बढ़ता है, इससे करप्शन बढ़ती है, इससे माशरा तब्दील ख़राब होता है, डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए हम अदालतों में आए हैं, हमें भरोसा है कि अदालतें हमारे साथ इंसाफ करेंगी। यहाँ भी इंशाल्लाह इंसाफ की हमें उम्मीद है और हम नीचे अदालतों में भी गए और हम अपने इमरान खान के नज़रिए के मुताबिक हम अदालतों में, हमें इमरान खान साहब को पता है कि इंसाफ कहाँ हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, हमारे साथ हमारे ऊपर पर्चे कट रहे हैं, जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही हैं, उसके बावजूद हम मेरे पे पर्चे कटे हैं, हमारे बहुत से लोगों में कटे, हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। उसके बावजूद इसी अदालतों में आएंगे, इसी इदारों के हम जाएंगे, ये इदारे भी इंशाअल्लाह ठीक करेंगे। 26वीं आइनवी तरमीम के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से अदालतों का निज़ाम बना और क्या उनकी शक्ल बन गई, और उसके बावजूद भी इमरान खान साहब अदालतों में अपने केसेस के ऊपर जितने भी हमारे वकला है वो भी हाजिर होते हैं। वहाँ सिंध में भी, हमारे सिंध हाई कोर्ट में, वहाँ पे मुकामी जो अदालतें हैं उनमें भी, और यहाँ भी हम पेश हुए हैं। अभी भी हम आइन और कानून की बात कर रहे हैं, आइन और कानून की बालादस्ती की बात करें, अभी भी हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाअल्लाह अच्छे फैसले होंगे। अगली जो तारीख है उसका इंतज़ार करते हैं। मैं आपको मायूस बिल्कुल नहीं करना चाहता। ओवरऑल तो आपकी बातें बिल्कुल ठीक हैं, हमें अल्लाह ताला पे पूरा यकीन है, उम्मीद है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा, इंशाल्लाह चीज़ें बदलेंगी। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपको मायूस आपने नहीं होना, लेकिन शॉर्ट टर्म बात ही करना चाहता हूँ कि जस्टिस ज़िया अफरीदी साहब इस निज़ाम के गारंटर हैं। उन्होंने आपका केस लगाया ही अमीनुद्दीन खान साहब के सामने इसलिए है कि आपको ये सीट वापस ना मिले, और अगर तो आपकी 2 हफ्ते बाद हेयरिंग किसी आज़ाद जज के सामने लग गई तो आप यकीन रखें 1000% कि आपको सीट वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको आपका केस दोबारा जस्टिस अमीनुद्दीन खान के पास लगा तो माजरत, लेकिन आप की सीट आपको वापस नहीं मिलेगी। अमीनुद्दीन खान साहब और ज़िया अफरीदी साहब इस बात को यकीनी बनाएंगे दोनों कि कोई एक सीट भी पीटीआई को ना मिले। अभी तो ज़िया अफरीदी साहब ने 14 पीटीआई के लोग कन्विक्ट करवा दिए हैं एटीसीज़ को कह के पंजाब में, सेनेटर्स, एमएनएज, एमपीएज, अपोजिशन लीडर्स। तो ज़िया अफरीदी साहब ने जानबूझ के, ये वाज़ेह है कि जानबूझ के आपका केस लगाया अमीनुद्दीन खान के सामने ताकि आपको सीट वापस ना मिले। क्यों? अगर ये किसी आज़ाद जज के सामने लगेगा, कच्चा चट्टा खुलेगा और आपको आपकी सीट वापस मिल जाएगी, पीपल्स पार्टी की एक सीट कम हो जाएगी। और ज़िया अफरीदी साहब जिनको पीपल्स पार्टी ने चीफ जस्टिस लगाया है आउट ऑफ टर्न, तीसरे नंबर से उठा के, वो क्यों चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी को एक सीट का भी नुकसान हो? बहरहाल जी देख लेते हैं, आपकी उम्मीद पूरी हो सकती है अगर किसी आज़ाद जज के सामने ये केस लग गया। नेक्स्ट हियरिंग पे आपको अपडेट करेंगे जो भी तफसीलात होंगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कहामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।